नमस्कार बच्चों, मैं सोनू साकला से सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 कर रहे थे अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमने सिंधु नदी तंत्र को पूरा कर लिया था। आज हम है जो गंगा नदी तंत्र को करेंगे। पहले हम मैप में इस चीज को समझ लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में हमने मैप में देखिए, सिंधु नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत में यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अपने उद्गम स्थल से सिंधु नदी है जो पश्चिम की तरफ बहते हुए भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्रवेश करती है। जैसे ही वह लद्दाख से भारत में प्रवेश करेगी, यहाँ पर एक बड़ा सा गार्ज बनाती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये भारत के लद्दाख व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई ये भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान से है जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती हुई पाकिस्तान में ये गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रवेश करती है। अब इसका प्रवाह है जो पश्चिम की तरफ न होकर दक्षिण की तरफ हो जाता है। पाकिस्तान में ये दक्षिण दिशा की तरफ बहती हुई अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत की कई दूसरी सहायक नदियों के साथ ये मिठानकोट पाकिस्तान में है जो सिंधु नदी अपनी सारी सहायक नदियों को अपने साथ ले लेती है। फिर दक्षिण में बहती हुई ये यहाँ पर पाकिस्तान का कराची जिला है, कराची राज्य है, यहाँ से है जो ये पूरब में बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। ठीक है, उद्गम स्थल सिंधु नदी का तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। भारत व पाकिस्तान दो देशों में बहती है। भारत के जो लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई है जाती है। इस समय इसका प्रवाह पश्चिम की तरफ होता है, पाकिस्तान में इसका प्रवाह दक्षिण की तरफ हो जाता है और अंत में यह है जो कराची के पूरब से अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में ध्यान रखना है, उत्तर की दिशा में इसकी सहायक नदियां हैं श्योक और जासकर नदियां। मुख्य रूप से श्योक और जासकर नदियों का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे इसके समानांतर चलती है सतलज नदी, यहाँ पे यह है चेनाब नदी, झेलम नदी, फिर ब्यास, सतलज नदी जिसका भी उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से ही है। ये सारी नदियां हैं जो कहीं कहीं आपस में एक दूसरे की सहायक नदियों के रूप में बहती हुई अंत में पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। अब हम देखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी है जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। लेकिन जिस समय ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है उस समय इसका नाम गंगा नहीं होता है, इसकी मुख्य धारा का नाम होता है भागीरथी। गंगा नदी है जो भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी ये दोनों ही देवप्रयाग में गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है और यहाँ से ये है जो गंगा नदी बनती है। गंगा नदी जब पहाड़ी इलाके में बहती है तो अपने साथ पहाड़ी इलाकों में ढाल ज्यादा होने के कारण बहुत सारे कंकड़ पत्थर अवशेष, उन्हें सिल्ट कह दो, गाद कह दो, अपने साथ लेकर बहती है। हरिद्वार में है जो गंगा नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। अब यहाँ इनका प्रवाह कम हो जाता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये बिहार पश्चिमी बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचते हैं। बांग्लादेश के पास है जो गंगा नदी फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसकी एक धारा दक्षिण में है जो पश्चिमी बंगाल की तरफ जाती है जिसे हम हुगली नदी के रूप में जानते हैं, और एक धारा इसकी बांग्लादेश में जाती है जिसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा धारा नदी तो गंगा ही रहेगी लेकिन उसका नाम बदल जाएगा। जैसे उसका मुख्य स्थान से जब उद्गम होता है तब उसका नाम भागीरथी होता है, उसी तरह से ये जब यहाँ दो धाराओं में बढ़ जाती है तो पश्चिमी बंगाल में इसका नाम क्या हो जाएगा, हुगली हो जाएगा, और बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाएगा। अब उत्तर की तरफ से नेपाल हिमालय ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पूरा नेपाल हिमालय कहता है। यहाँ से निकलने वाली नदियां शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी ये सभी नदियां है जो गंगा नदी में उत्तर की तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। अब इसके उत्तर
दक्षिण की तरफ ये है यमुना नदी जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो गंगा नदी के समानांतर इसके साथ साथ दक्षिण में बहती हुई इलाहाबाद प्रयाग में है, जो गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाएगी? इलाहाबाद प्रयाग में है, जो ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। अब यमुना नदी की सहायक नदियों में आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है, जो आगरा में इटावा नामक स्थान से यमुना में मिलती है। बेतवा भी है जो यमुना की सहायक नदी है। इस तरह से चंबल, बेतवा और यमुना ये तीनों नदियां एक होकर इलाहाबाद में प्रयाग में है, जो गंगा नदी से मिल जाती है। इसी तरह से शुष्क पहाड़ों से निकलने वाली सोन नदी है, ये भी गंगा की दक्षिण में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो आपको उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियां सभी गंगा की सहायक नदियों का ध्यान रखना है। यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि उत्तर से आने वाली नदियां जो नेपाल हिमालय से निकलती है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण ये नदियां हैं जो गंगा नदी के साथ मिलकर अपने अपवा क्षेत्र में बाढ़ के मैदानों को तैयार करती है। हर वर्ष नई मिट्टी लाने के कारण, बाढ़ लेके आने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। और इसमें जो कोसी नदी है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब हिमालय की नदियों में तीसरा जो नदी तंत्र था वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। इसको भी हम पहले मैप में समझ लेते हैं, फिर सबको एक साथ पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील है। यहाँ से पश्चिम की ओर निकलने वाली नदी में हमने सिंधु नदी देखा और सतलज नदी देखा। अब ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पूरब की तरफ से निकलने वाली नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, पूरब की तरफ निकलती है और ये पूरब की तरफ ही बहते हुए पूरे तिब्बत के पठार को पार करते हुए भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जिस समय तिब्बत में बहती है तो इस नदी को सांगपो नदी कहा जाता है। ये भारत में तिब्बत के पठार को पार करके यू आकार में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्ड्स बनाती है। जब भी कोई नदी है जो एक पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह वहां से है जो एक बड़े गार्ड्स का निर्माण करती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जिस समय अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसका नाम क्या है? दिहांग। अपने उद्गम स्थल पे ये ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती है, ये सांगपो नदी के रूप में बहती हुई तिब्बत के पठार को पार करती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और दिहांग कहलाती है। दिहांग और लोहित नदियां ये दोनों आपस में मिलकर जब असम राज्य में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर इसको कहा जाता है जमुना। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करेगी तो इसको क्या कहा जाएगा? जमुना। जिस तरह से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो क्या कहलाती है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो ये कहलाती है जमुना। और जहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों आपस में मिलती है तब इसकी अगली शाखा बन जाएगी मेघना। तो आपको इतने नाम ध्यान रखने हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, जब ये तिब्बत के पठार में बहती है तो इसको सांगपो नदी कहते हैं, अरुणाचल में प्रवेश करती है तब इसको दिहांग कहते हैं। दिहांग और लोहित नदी मिलकर जब ये असम में बहती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। पूरे असम राज्य में बहते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। और जब ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र या पद्मा या जमुना इन दोनों की मिश्रित शाखा कहलाती है मेघना। ये पूरा के पूरा आपका हिमालय नदी तंत्र कहलाता है, जो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक विशेष बात और ध्यान रखनी है, पंजाब का जो अंबाला शहर है, यहाँ पर है पंजाब राज्य, इसका है अंबाला शहर, ये है जो उच्च भूमि का काम करता है। ये सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र में जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करता है। आप देखो पिक्चर में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि सिंधु नदी तंत्र की सारी नदियां पश्चिम की ओर बह के जा रही है, जबकि गंगा नदी की सारी नदियां हैं जो अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की तरफ से निकल रही है, उत्तर की तरफ से अपने उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण की तरफ बहते हुए पूरब में और मुड़ जाती है और ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है। अब हम लेसन समझेंगे।
सिंधु नदी तंत्र हमने पढ़ लिया था। गंगा नदी तंत्र देखेंगे अब। गंगा की मुख्य धारा है जो भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। यानी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री हिमानी है। उस समय इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये इससे मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां हैं जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है और ये गंगा नदी बन जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, अब आगे हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर हिमालय गंगा में मिलती है। इसमें से कुछ नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी है। इसमें हमने देखा था कि यमुना नदी दक्षिण में मिलने वाली या गंगा नदी के दाएं तरफ से उसमें मिलने वाली नदी है, जबकि घाघरा, गंडक और कोसी ये नेपाल हिमालय से निकलकर उत्तर की तरफ से गंगा में मिलती है। गंगा नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। इलाहाबाद प्रयाग में ये गंगा से मिल जाती है, जबकि घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से है जो बहती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानों के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। मैप में आपको समझाया था कि घाघरा, गंडक और कोसी ये मानसूनी इलाके में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहां से निकलने वाली या यहाँ बहने वाली नदियां, इस कारण से ये क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा बाढ़ का पानी लेकर आती है। इस कारण उत्तरी मैदानों में है जो बाढ़ आ जाती है। कोसी नदी को इसी कारण से बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके कारण जान माल का नुकसान तो होता ही है, लेकिन इनका एक फायदा भी है कि प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण ये नदियां बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान है जो उत्तरी भारत को देती है, जिसके कारण यह मैदान क्या है, कृषि योग्य भूमि बना देता है। फिर दक्षिण में मिलने वाली नदियों में हमने देखा था चंबल, बेतवा और सोन। ये सारी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से यानी मालवा के पठार, विंध्याचल के पठार और सतपुड़ा पठार से निकलने वाली नदियां है। ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र क्या है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में से निकलती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ पर वर्षा कम होती है और जो थोड़ी बहुत भी वर्षा होती है जिसके कारण है जो नदी नालों में पानी कम आता है, वो जल्दी ही सूख जाता है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बहने के कारण इन नदियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है और पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियां गंगा में कैसे मिलती है आपको बता दिया। चंबल नदी है जो पहले है जो चंबल नदी पहले आपके यमुना नदी में मिलेगी, बेतवा भी पहले यमुना में मिलेगी और सोन नदी है जो सीधी गंगा में मिलने वाली नदियां हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर, यानी बाएं यानी ऊपर से मिलने वाली, उत्तर से मिलने वाली, और दाहिने यानी नीचे दक्षिण से मिलने वाली नदियां, इनके पानी से परिपूर्ण होकर गंगा नदी पूर्व की ओर बहती हुई पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा नदी क्या करती है, समुद्र से मिलने से पहले यानी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा यानी क्या होता है, समुद्र से मिलने पर या समुद्र के मुहाने पर नदी अपनी है जो बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती हुई पश्चिमी बंगाल में चली जाती है तथा डेल्टा के मैदान से होते ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दूसरा है इसका, यहाँ है मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुख्य धारा का नाम क्या बताया था, पद्मा। जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है धारा वो क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। ये पद्मा बांग्लादेश में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों समुद्र में विलीन होने से पहले क्या बनती है, मेघना कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी जब जिस समय उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री हिमनद से, उस समय वो भागीरथी कहलाती है, और जिस समय वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उस समय वो पद्मा कहलाती है, और जब वो समुद्र में विलीन होती है बंगाल की खाड़ी में तब वह मेघना कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और यहाँ है जो सुंदर डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब इसको सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी पादप पाए जाते हैं।
सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। क्यों है? क्योंकि हर वर्ष गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों ही बहुत ही तीव्र गति से है जो अपने पानी के साथ, अपने प्रवाह के साथ बहुत सारा गाद और सिल्ट लेकर यहाँ आती है। और बहुत सारे गाद और सिल्ट की वजह से समुद्र के मुहानों पर है जो वो गाद और सिल्ट इकट्ठा होता जाता है, जिसके कारण है जो नए डेल्टा का निर्माण होता रहता है। ये अनेक वितरिकाओं में बढ़ जाती है। सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वाले टाइगर को किस नाम से जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पिक्चर में थोड़ा समझ लीजिए। यह है देवप्रयाग नामक स्थान, उत्तराखंड में है ये स्थान। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा इस तरफ दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आकर जब ये यहाँ पर मिल जाती है तो ये क्या बन जाती है? यहाँ पर ये गंगा नदी बन जाएगी। अब गंगा नदी के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा है जो नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है। ये क्या है? ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। मतलब इसका सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह से गंगा नदी का संरक्षण किया जाए, उसे प्रदूषित होने से बचाया जाए और उसका कायाकल्प करके उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसका संरक्षण करके कायाकल्प करना। अब गंगा नदी की लंबाई देखते हैं। गंगोत्री हिमनद से लेकर जब वह बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो उस समय गंगा की लंबाई कुल है जो 2500 किलोमीटर होती है। अंबाला नगर, जो पंजाब का अंबाला नगर है, ये सिंधु व गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। यानी सिंधु नदी तंत्र अपना बहता हुआ अपने पश्चिमी दिशा की तरफ जाता है, वही गंगा नदी तंत्र अपने उद्गम स्थल से दक्षिण की तरफ बहता हुआ फिर पूरब की तरफ मुड़ जाता है। अंबाला से लेकर सुंदरवन तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। यानी बहुत कम ढाल में गिरावट आती है। कुछ दूसरे शब्दों में कहे तो केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में 1 मीटर की गिरावट आती है। इतने कम गिरावट के बाद भी है जो गंगा नदी अपने बीच बीच में है जो क्या करती है? अपने गाद अवशेष जहाँ छोड़ती है, तो जहां पर वो गाद और अवशेष इकट्ठे हो जाएंगे वहां नदी बहती हुई क्या हो जाएगी? विसर्पाकार हो जाएगी। नदी अपने विसर्पाकार यानी एस आकार में नदी बहने लग जाएगी और बीच बीच में गोपुर झीलों का भी निर्माण करती है। इस तरह पूरा गंगा नदी तंत्र गंगोत्री हिमनद से लेकर सुंदरवन डेल्टा तक एक विस्तृत उपजाऊ मैदान तैयार करता है जो प्रति वर्ष भारत के लिए कृषि योग्य भूमि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब से निकलती है। ये सिंधु सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक है तो काफी नजदीक, बस अंतर ये है कि ये दोनों है जो पश्चिम की तरफ से निकलती है और ये मानसरोवर झील के पूरब की तरफ से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी से अधिक होगी क्योंकि सिंधु नदी तंत्र तो अपने पश्चिम में थोड़ा सा बहते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पूरे तिब्बत को पठार को पार करके फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर का है। ये वैसे तो सिंधु पूरे हिमालय की नदी तंत्र में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बाहर है, सबसे बड़ी है, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो चूंकि ये भारत में कम ही क्षेत्र कवर करती है, ज्यादातर इसका तिब्बत के पठार या बांग्लादेश में चला जाता है, इस कारण से ये भारत में गंगा और सिंधु नदी से छोटी है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख शिखर पर्वत है, ये यहाँ पहुंचकर यू आकार में मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घाट्स के माध्यम से प्रवेश करती है। यानी क्या करेगी? नामचा बरवा पर्वत शिखर है, यहाँ से ये भारत में यू आकार से, आपको मैप में बताया था कि इस तरह से यू आकार में प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश में, घाट्स बनाएगी। यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ये ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब आप आगे देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपको मैप में बता दिया, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं
और जब ये गंगा से मिल जाएगी तब ये दोनों नदियां आपस में मिलकर क्या बन जाएगी, मेघना बन जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए, चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार पर बहती है, तिब्बत का पठार सबसे ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कम होती है, इस कारण से ये क्या होती है, इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा दोनों ही कम होगी। जब ये तिब्बत के पठार से बहेगी तो इस नदी में है जो जल और सिल्ट दोनों ही कम होगा, क्योंकि वर्षा कम होती है तो जल कम हो जाएगा, और वर्षा कम है, नदी का प्रवाह कम है, बिना ढाल वाले क्षेत्र में बह रही है, तो वहां सिल्ट की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यानी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, भारत का पूर्वोत्तर भाग है जो अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है, या 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी ब्रह्मपुत्र और असम में जैसे प्रवेश करती है, इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा दोनों ही बढ़ जाएगी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब नदी में जल कम है तो सिल्ट भी कम होगा, जल अधिक है तो सिल्ट या अवशेष भी अधिक हो जाएंगे। दूसरा ये ध्यान रखना है, जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो इसका प्रवाह तेज होगा, तो ये बहुत अधिक मात्रा में है जो कंकड़ पत्थर अवशेषों को अपने साथ लेकर बहेगी, और जैसे मैदानी इलाकों में या कम ढाल वाले इलाकों में बहेगी तो वो अपने साथ बहाकर लाए हुए सिल्ट को और अवशेषों को क्या करेगी, पीछे निक्षेपित करती जाएगी। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक घूमफित नदी के रूप में बहती है। अब अनेक धाराओं में क्यों, जहां जहां वो सिल्ट इकट्ठे होते जाएंगे वहां क्या करती रहेगी, नदी विसर्पा आकार में बनती रहेगी। कहीं पे है जो बहुत ज्यादा द्वीप बन गए हैं तो वो उन द्वीपों को पार करके दो धाराओं में बढ़ जाएगी, फिर आगे जाकर उसका ढाल एक हो जाएगा तो फिर वो नदी एक साथ वापस मिल जाएगी। तो इस तरह से अनेक धाराओं में बहकर घूमफित नदी के रूप में बहती है, यानी ये सब आपस में एक दूसरे से गुथी हुई धाराएं हैं जो बाद में वापस पुनः एक हो जाती है। ये यहाँ पर बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप, आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। कौन सा है, मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी के असम में ही बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। किनारों से ऊपर यानी मान लो इसका नदी का किनारा केवल ये है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आई नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई, नदी क्या हो जाएगी, अपने किनारों को पार करके और चौड़ी होकर बहने लग जाएगी। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट के निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पूरी पर्वतीय इलाकों में से बहते हुए ये क्या करेगी, असम के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, लेकिन चूंकि असम में पूरा मैदानी क्षेत्र नहीं है, वो भी पर्वतीय इलाके में ही आता है, और वहां पर बीच बीच में ये गाद इकट्ठा करती रहती है तो वह द्वीप बनने लग गए। इस कारण से है जो इसके निक्षेपण की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। आज हमारा है जो हिमालय नदी तंत्र पूरा हो गया है। हिमालय से बहने वाली तीनों नदी तंत्र को हमने मैप में भी समझ लिया और उसका वर्णन भी पढ़ लिया। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे।